हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम ज्योग्राफी सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हिमानी धौत मैदान आउटपुश प्लान के बारे में। ठीक है, हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों में देखने को आपको मिलेगा। साथ में ही इससे दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेप से, जिसमें बजरी, रेत, चीका, मिट्टी और मृतकों के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल होते हैं। हिमानी घौत मैदान निम्रित होते हैं। ठीक है, नदी की जलोढ़ मैदान व हिमानी धौत मैदानों में क्या अंतर होता है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ड्रमलिन ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन हिम नदी मृत्तिका के भंडार अंडाकार समतल कटनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। क्या क्या इसमें शामिल होता है? रेत भी होता है और बजरी भी देखने को मिलती है। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रभाव की दिशा के समांतर होते हैं। इसी प्रकार 1 किलोमीटर लंबे में 30 मीटर तक ये ऊंचे देखने को मिलते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? स्टास, जो टेल भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल वाले होते हैं। ये तीव्र ढाल वाले देखने को मिलते हैं। ड्रमलिन का निर्माण हिमनदी दरार में भारी चट्टानें मलबों के भरने व उसकी बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्र भारत का स्टास भाग प्रभावित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा में बताता है। गोलाश में मृतकों व जलोढ़ में क्या अंतर होता है? तो तरंग व धाराएं तटीय प्रक्रिया स्वार्थी क्रियाशील होती है और इसी कारण से अत्यधिक विनाशकारी भी ये देखने को मिलती है। क्या आप नहीं सोचते कि तटीय प्रक्रिया तथा इनसे निर्मित, इनसे पैदा हुए स्थलीय रूप को जानना कितना आवश्यक, इतना महत्वपूर्ण आवश्यक क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से हो जाते हैं? जो तट होता है उस पर कुछ भी परिवर्तन होते हैं वो जल्दी से देखने को मिलते हैं, बट एक ही स्थान पर एक मौसम में अपरदन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। मतलब मौसम में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? तरंगों के धीरे धीरे तरंगों का उठना ही स्टार्ट होता है। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। इसके साथ ही सागरीय तल पर भी तलछटों में भी दोलन दिखाई देता है। तरंगों के स्थायी अवनमन के प्रभाव से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके पश्चात क्या आप तरंग व धाराओं को उत्पन्न करने वाले बलों के विषय में जानते हैं? तो इसकी व्याख्या हम आने वाले बाद चैप्टर में करेंगे। तरंगों के कार्य अतिरिक्त तटीय स्थल रूप में कुछ कारकों पर निर्भर होते हैं। तो 11th क्लास की एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जो तरंगे होती है वो किन कारकों पर अत्यधिक निर्भर करती है। तो पहला कारक है बच्चों स्थल व समुद्री तल की बनावट पर, वो किस प्रकार का बनावट है। सेकंड है समुद्र मुख उन्मट तट व जलगमन के तट पर समुद्री जल स्तर को स्थिर और स्थायी बनाते हुए तटीय स्थलीय रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचे चट्टानों व जलमग्न तट, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट उन्मग्न तट होते हैं। ऊंचे चट्टानी तट के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती है तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती है। तटरेखा का अत्यधिक अवगमन होने से नदियों के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं। यहाँ फियोर्ड तट बनते। किस प्रकार के तट बनाए जाते हैं? फियोर्ड के। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूब जाते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप से नहीं होता है। ठीक है,
अपर्दित स्थलों की बहुतायात होती है। ऊंची चट्टानों तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रभाव डालती है, जिसमें पहाड़ियाँ पार्श्व भ्रग क्लिफ का आकार की लेते हैं। तरंगों के स्थायी प्रभाव से भंग शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भंग के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देते हैं। इसी प्रकार समुद्री भंग से गिरने वाली चट्टानें मलबा धीरे धीरे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ, जैसे लहरें चलती तो मलबा भी उसके साथ खिसकता खिसकता यहाँ पहुँच जाता है, किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भ्रंग के विकास व उसके परिवर्तन में वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ सम चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारे से दूर जमा हो जाती है। इसी प्रकार इसके सामान्य तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। मलबा इकट्ठे होकर वेदिकाएं बना लेता है। ये तटों के साथ अपरदन आरंभ कर देता है। वेलांचली प्रवाह, लॉन्ग शोर करंट और तरंग इस अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलीन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करते हैं। रोधिकाएं इसमें रोधिकाएं बेरे जलमग्न आकृतियां और यही रोधिकाएं जल के ऊपर देखने को मिलती हैं। इन्हें हम रोध कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा और दूसरा सिप्ट कहा जाता है। जब रोधिका का सिप्ट किसी खाड़ी के मुख्य निर्मित होकर उसके मार्ग को अवरुद्ध बनाता, उसके मार्ग को दिशा प्रदान करता है तो लैंगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैंगून स्थल में सल से बहाएगा तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना करता है। निम्न अवसादी तट क्या है? निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा देती हैं। कहीं कहीं लैंगूर व ज्वारी सक्रिय खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा समचिकनी होती है। सागर मुख स्थल में मंद ढल होते हैं और तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृति की बहुत यातायात देखने को मिलती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंग अवनिर्मित हो जाती है तो अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लैंगूर व स्पष्ट निर्मित होती है। लैंगूर कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाती है जो बाद में तटीय मैदान बनाते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थ की स्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बहुत चेंजमेंट देखने को मिलता है इनकी वजह से। बड़ी नदियां जो अधिकतर नद भार लाती है निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। देश के पश्चिमी तट पर ऊंची चट्टानें निवृत्त तट है। पश्चिमी तट पर अपरदित आकृति बहुत याद में होती है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृति पाई जाती है। इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रकृति को जानने के लिए आप भारतीय भौतिक पर्यावरण पुस्तक पढ़ेंगे। उच्च चट्टानें व निम्न अवसादी प्रक्रिया में स्थलाकृति के संदर्भ में अंतर को स्पष्ट करना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपरदित स्थल रूप व भ्रंग क्लिफ वेदिकाएं टेरिसर कदराएं केव्स एंड स्टॉक, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये एक ऐसे तट होते हैं जहाँ पर अपरदन प्रमुख प्रक्रिया करते हैं। अलग अलग से जो अपरदन है वो क्रिया करते हुए पाए जाएंगे। ये दो प्रमुख आकृति तरंग घर्षित भ्रंग व वेदिकाएं पाई जाती है। लगभग सभी समुद्र भंग की ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। इनकी तल हटे पर एक मंद ढाल वाला समतल प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है जो समुद्री भंग से प्राप्त शैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तरंग घर्षित वेदिकाएं। भ्रंग
की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगे टकराती है तो भ्रंग के आधार पर रिक्त स्थान, खाली जगह उत्पन्न हो जाती है। इसे गहरी तथा खोखली कर देती है, जिससे समुद्री वेदिकाएं बनती हैं। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भंग की स्थल की ओर हटते हैं। भ्रंग के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट आती है। ऐसी अलग थलग प्रतिरोधिका चट्टानों से भी कभी भृंग के भाग देखते हैं। समुद्री स्ट्रोक कहलाते हैं। अन्य स्थलों की भांति समुद्री स्टॉक अस्थायी आकृतियां होती जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भ्रंग की भांति धीरे धीरे तरंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। स्थल से प्रभावित जलोढ़ से अवांछित रेत व शिंगिल चोड़ पुलिंग ब्लीच में परिवर्तित हो जाते हैं। निक्षेपित स्थल रूप पुलीन व टिब्बे तटों की प्रमुख विशेषताएं पुलीन की उपस्थिति है, यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर ये भी टुकड़े पाए जाते हैं। वे अवसाद जिसमें पुलीन निर्मित होता है अधिकतर थल व नदियों में सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। वहाँ पर जो नदी के द्वारा मलबे इकट्ठे होते हैं उसके कारण ये बनते हैं। पुलीन अस्थायी शल्यकृति कुछ रेत पुलीन जो स्थायी प्रतीत होती है, किसी भी मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थर की तरंगे पट्टी में परिवर्तित हो जाती है। अधिकतर पुलीन रेत के आकार के छोटे छोटे कणों से बनी होती है। किससे बनी होती है पुलीन? रेत के आकार से। शिंगिल पुलीन में अत्यधिक छोटे गुटिकाओं तथा गौरश्मकाएं होती है। पुलीन के ठीक पीछे पुलीन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित हो जाती है, जो तटीय रेखा के समांतर कटिकाओं के रूप में बने होते हैं। टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। रोदिकाएं रोद तथा स्ट्रिप समुद्री अपतट पर तट के समांतर पाई जाने वाली रेत और शिल्लिंग की कटक अपतट समांतर पाई जाने वाली रेत और शिल्लिंग की कटक को अपतट रोदिकाएं कहलाती हैं। ऐसी अपतटीय रोधिकाएं जो रेत के अधिक निक्षेपण से रूप से दिखाई देती है उसे रोध रोधिकाएं कहते हैं। अपतटीय व रोध रोधिकाएं प्राय या खाड़ी के प्रवेश या नदियों के मुहाने के सम्मुख में बनती हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ा होता है तो इन्हें स्पिट कहते हैं। स्विफ्ट शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्विफ्ट विकसित होता है। अगर एक सिरा भी जुड़ जाता है यहाँ पे तो स्विफ्ट का निर्माण होता है। रोधिकाएं रोध व स्विफ्ट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिसमें कि खाड़ी की समुद्र खुलने लगते हैं। इसके द्वार तंग हो जाते तथा कालांतर में खाड़ी एक लंगूर में परिवर्तित हो जाती। किस में परिवर्तित होती है बच्चों? लंगूर में। लंगूर भी धीरे धीरे स्थल में लाए गए तलछटियों से भी या पुलिन द्वारा लाए गए तलछटों से लंगूर के स्थान पर एक चौड़े विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार क्या आप जानते हैं समुद्री की अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और समुद्री गहरों के आक्रमण के सबसे पहले बचाव करती है, क्योंकि ये रोधिका इनकी प्रबलता को कम करती है। इसके बाद रोध पुलिन स्पूत तथा मैग्रोव जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारों पर लाए जाने वाले मैग्रोव व तलछट के छेड़छाड़ करते हैं, ये तलछटी स्थलीकृति अपरदर्शित हो जाएगी। मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रभाव झेलने होंगे, जिससे सुनामी बाढ़ आ सकती है। पवने विंड्स उष्ण मरुस्थलीय के दो प्रभावशाली अनावांछित कारक में पवन एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक होता है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म शीघ्र ठंडे हो जाते हैं, एकदम से गर्म एकदम से ठंडे हो जाते हैं। धरातल के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वार्तवृत्ति बनते हैं। ठीक है। अनुपात व उत्तरातर प्रभाव उत्पन्न होता है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती है। उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निस्संदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होती है। पवन अपवाहन घर्षण आदि द्वारा अपरदन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे छोटे कण व धूल उठाते हैं। वायु की परिवहन प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजार की
धरातल चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण इसके तल में टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग में निर्भर करता है। ये किस प्रकार है? तो इसे हम प्रक्रिया को बालू घर्षण या सैंड ब्लास्टिंग जैसी है। मरुस्थलीय में अपने कई रोचक अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक स्थलीय रूप बनाते हैं। वास्तव में मरुस्थलीय अधिकतर स्थलीय खित्ती का निर्माण क्षण प्रवाही जल की चादर बाढ़ शीट फ्लड से होता है। मरुस्थलीय में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानों अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण, दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं। इनका शीघ्र क्षय होता है। वेग प्रभावित इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से भागकर ले आते हैं। इसके पश्चात मरुस्थलीय में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं बल्कि वर्षा वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का अपवहन कर सकती है और अपरदन भौत्य परत बाढ़ या विस्तृत धोवन से ही प्राप्त होती है और संपन्न होता है। मरुस्थलीय में नदियाँ चौड़ी अनियमितता तथा वर्षा के बाद अल्प समय में ये प्रभावित होता है। अपरदनात्मक स्थल रूप पेंटिमेंट और पेडिप्लैन पदस्थलीय मरुस्थलीय में भूदृश्य का विकास पेडिडेंट का निर्माण व उसकी विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित, मतलब जहाँ में मलबे भी पाए जाते हैं और मलबे नहीं होते, उनके द्वारा चट्टानों को हम पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन सरिता के क्षैतिज अपरदन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपरदन से होता है। अपरदन में भूसंहित के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है। वर्तर्कनीय द्वारा निर्मित कटावों के तीव्र ढाल व पार्श्व पर अपरदन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है, इसके पश्चात भ्रंग या मुक्त पार्श्व होता है और कटाव के कारण मंद ढाल एवं मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपरदन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण के द्वारा ही ढाल की समानताएं निर्मित पीछे हटना क्रिया कहते हैं। समानताएं ढाल निवर्तन द्वारा परिवर्तन के अग्रभाग को अपवर्तित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वतीय खिसकते हुए पीछे हटते हैं। धीरे धीरे पर्वत का अपरदन हो जाता है और केवल स्लेबर्ग निर्मित होते हैं, जिसे इंसलबर्ग कहते हैं, और इसे पर्वत के अवशिष्ट रूप है। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पदस्थलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? पदस्थलीय के नाम से जानते हैं। अब है हमारा पलाया। पलाया क्या है? अब हम पढ़ेंगे पलाया क्या है। मरुभूमि में मैदान प्लेन प्रमुख स्थलीय रूप पर्वतीय होते हैं। ये पहाड़ी से घिरे बेसनों में अपवाह मुख्यतः बेसन के मध्य में होते हैं तथा बेसन के किनारों में लगातार लाई के अवसाद जमाव के कारण बेसन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना होती है। इसी प्रकार पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर ये मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की उथली जल झीलों की पलाया कहलाती है। उथली झीलों को जो ऊबड़ खाबड़ झीलें होती है उन्हें हम पलाय के नाम से जानते हैं। पलाय में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है, कम समय के लिए ही देखने को मिलता है। अक्सर पलाय में लवणों के संदिग्ध में ये निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसा तब होता है जब पलाया मैदान जो लवणों से भरे होते हैं वो कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र अल्काई फ्लैट कहलाते हैं। अपवाहनगत डिफ्लेक्शन हालाउस एंड द गुहा केव पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह के चट्टानों में अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मैदानों का अपवाह होता है। इस प्रक्रिया में उथले गत बनते हैं, जिन्हें हम अपवाहनगत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपवाहनगत। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानें धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहायिका से बनती हैं। तीव्र गति पवनों के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानें तल पर पहले उथलेगत, जिन्हें हम वादगत कहते हैं। इनमें से कुछ वादगत और गहरे विस्तृत हो जाते हैं, जिन्हें हम गुहा कहते हैं। छत्रक टेबल
पट्टिकाएं शैल मरुस्थलीय में अधिकतर चट्टाने पवन अपवहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है। कुछ प्रतिरोधिकाएं चट्टानों के घिसे हुए अवशेषों के जिनके द्वारा पतले व ऊपरी भाग विकसित होकर गोल टोपी के आकार के होते हैं और शतरक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधिका चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पट्टिकाओं की भांति खड़े रहते हैं। बाढ़, चादर व पतन के द्वारा बनाया गया प्रदर्शनात्मक स्थल्य में वर्गीकरण किया गया है। निक्षेपित निक्षेपित स्थलीय रूप पवन एक छटाई करने वाला स्ट्रॉन्गिंग एजेंट भी होता है। आधारित पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी द्वारा होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कारण कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चलते जाते हैं और अपने टकराने से कई कणों को ढीला कर देते हैं। इसे साल्टेशन भी कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा लेकर जाते अधिक दूरी तक लेके चले जाते हैं। पवनों के द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है। पवनों की परिवहन प्रक्रिया में पदार्थ छटाई का काम किया जाता है। जब पवनों की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसके आरंभ होता है। पवनों के निक्षेपित कणों में महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा आधार पर शोष परिवर्तन में परिवहन निक्षेप स्थलीकृति विकसित होती है। बालू टिब्बे क्या है? ऊष्म शुष्क मरुस्थलीय बालू टिब्बों का निर्माण करते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यावश्यक होता है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। नव चंद्राकार डिब्बे जिनकी बुझाई पवनों की दिशा में निकलती है इन्हें बरखान कहलाती हैं। जहाँ रेतीली धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है उसे पर्व वाली एक बालुई टिब्बों का निर्माण होता है। आधार पवन अगर पवनों की दिशा में स्थलीय परिवर्तित बालू टिब्बे बरखान से विभिन्न आकृति वाले होते हैं जैसे सीफ बरखान की भांति होती हैं। सीफ बालू टिब्बे में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसी भवना ही दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीफ की ये भुजा ऊंची व लंबी अधिक देखने को मिलती है। जब रेत की आपूर्ति कम व पवनों की स्थायी रह जाए तो अनुदैर्घ्य डिब्बे या लॉन्गिट्यूडल ड्यून कहलाती है। अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई में लंबियामान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ डिब्बे ट्रांसवर्स ड्यून्स प्रचलित पवनों की दिशा में समकोण बनाते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में विभिन्न दिशा निश्चित और रेत के स्रोत पवनों की दिशा में समकोण बनाते हैं। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। ये रेत की आपूर्ति अधिक हो जाती है। अत्यधिक नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। उनकी वास्तविक आकृति अनोखी विशेषताएं नहीं होती। मरुस्थलीय में अधिकतर टिब्बों का स्थानीयकरण होता है। इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट भी देखने को मिलते हैं। ये हमारा लेक्चर फिनिश्ड। पर अभी हमारी अभ्यास के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने रह गए हैं। मैंने अभी तक की ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी के डिस्कस करे हैं 6 to लेके 10th क्लास तक। जिन बच्चों ने मेरी ज्योग्राफी की वीडियो नहीं देखी है वह इसका भी आशा में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं विद इंग्लिश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये स्टार्ट करते हैं हम इसके आंसर। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है स्थल रूप विकास को किस अवस्था में अधोमुख कटाव होता है? तृणावस्था में, अंतरिम पूर्णावस्था में, प्रथम पूर्णावस्था में, वृद्धावस्था में? तो इसका आंसर है तृणावस्था में। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? क्या वह युवाकार की होती है, गार्ज होती है, अंधी घाटी होती है, कैनियन होती है? तो वो गार्ज के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया में यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया देखने को मिलती है? क्या वे आर्द्र प्रदेश होते हैं, चूना पत्थर प्रदेश होते हैं, शुष्क प्रदेश होते हैं या हिमनद प्रदेश होते हैं? तो बच्चों आर्द्र प्रदेश कहलाते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लैपिस शब्द प्रभावित करता है? छोटे से मध्याकार की उथलेगत एक ऐसे स्थलीय जिनकी ऊपरी मुख वर्ताकार व नीचे से कीप के आकार की होती है। ऐसे स्थलीय रूप जो धरातल से जड़ के टपकने से होते हैं। अनियमित धरातल इनकी तीखे कट व कांच जैसी होती है। तो इनका आंसर है बच्चों
अनियमित धरातल जिनकी तीखे कट व कांच जैसी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहरे लंबे व्यवस्थित गत बेसन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे अवतल जैसे होने होते क्या कहते हैं? सर्क, घाटी हिमनद, पार्श्विक हिमोड़ या एस्कर। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सर्क के नाम से जाना जाता है। तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, चट्टानों में अंतर्कथित स्पर्श और मैदानी पहाड़ों में जलोढ़ के सामान्य विसर्प क्या बताते हैं? बाढ़ चट्टाने मैदाने अक्सर विसर्प पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? मैदानों में, जहाँ पर बहुत सारे साधारण किंतु चट्टानों में गहरे कटे कटे विसर्प पाए जाते हैं। इनमें ये संकेत मिलता है कि शुरू में ही विसर्प का विकास साधारण धरातल पर हुआ है, अपरदन में चट्टानों से गहरे हो जाते हैं और इन्हें खड्डर या कैनियन के रूप में देखा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, घाटी रंधिया अथवा युवाल का विकास किस प्रकार हुआ है? धरातल प्रभावित जल घोल रंध्रों व विलीन रंध्रों से गुजरता हुआ भूमि के भीतर नदियों में विलीन हो जाता है। फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर से निकल जाता है, अतः जल घोल रंध्र व डोलोन इन कंदरों की गति में घेरने से पदार्थों के संकलन द्वारा ये विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातल जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल अधिक पाया जाता है। किस कारण से? तो इसका मुख्य कारण है भूपृष्ठीय जल छिद्रदार चट्टानों से होकर भूमिगत जल के तौर पर क्षैतिज रूप से प्रभावित होता है। इसमें घोल प्रक्रिया शुरू हो जाती है, सिकल होल में प्रभावित होने लगता है। भूपृष्ठीय जल को भूपृष्ठ पर प्रभावित होने में बाधाएं आती है, दिक्कत देखने को मिलती है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिमनद घाटियों में कई रेखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं, इसकी अवस्थाएं और नाम बताना है। हिमोड़, ठीक है, अनेक प्रकार के होते हैं हिमोड़। हिमनद टिल या गोलाश्मी मृत्यों के जमाव की लंबी कटकाएं होती हैं। अक्सर बड़े गोलाश्मी चट्टानों टुकड़े छोटी चट्टानों मलबा हिमनद के नीचे बर्फ की घाटी में एकत्रित हो जाते हैं। हिमानी घोत मैदान, हिमानी जलोढ़ निक्षेप मैदान घोत कहलाती है। डम लेन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानों मलबे व उसके बर्फ के नीचे से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन कैसे कार्य करती है? क्या मरुस्थल में ये कार्य अप्रद स्थलीय रूप का निर्माण करती है? पवन का कार्य सिर्फ शुष्क वनस्पतिहीन क्षेत्रों में होता है। मरुस्थलीय पवनों के कारण ये बहुत अधिक उपयुक्त होते हैं। पवन द्वारा अपरदन से निम्रित स्थलाकृति होती हैं। पैडाप्लेन या पैडामेंट्स, पलाया या बाजता, छत्रक शैल और उथलेगत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका फर्स्ट है, आर्द्र व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल एक महत्वपूर्ण व भू आकृति कारक है। किस प्रकार? प्रभावित जल आर्द्र क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय होती है, बहुत सक्रिय मतलब इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में भी इसकी सक्रियता देखी जाती है। आज क्षेत्र में वे जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, अधिक वर्षा के कारण वर्षा जल धरातल पर जल की चादर के रूप में परिवर्तित होता है। इसके अलावा नदी धारा के रूप में प्रभावित होता है। ज़्यादातर अपरदन कार्य नदी की अवस्था में तीव्र ढाल पर होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना चट्टान आर्द्र व शुष्क जलवायु में भिन्न व्यवहार करती है और क्यों? चूना प्रदेश में प्रमुख व प्रमुख आकृति प्रक्रिया होती है किस प्रकार? तो चूना का पत्थर पतली और मोटी प्रकार की परतों से बना होता है। ये कई सूक्ष्म होते हैं, साथ ही बड़े होते हैं। लाइमस्टोन की रचना घुलनशील व कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। आर्द्र जलवायु में शीघ्रता से घुल जाते हैं, बड़ी जल्दी से घुल जाते हैं। इस कारण से चट्टान रासायनिक अपक्षय का प्रभाव सर्वाधिक होता है, किंतु शुष्क जलवायु में भी शुष्क जलवायु वाले भाग में भी अपक्षय के लिए अवरोधक होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि लाइमस्टोन की रचना में समांतर होती है तथा पर्वत और चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भूमि जल द्वारा घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है और इसे अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों ही तरह से स्थल रूप का स्थल कृत्यों में विशेषताएं होती हैं। अपरक्षित स्थल कृत्य कुंड, घोलरंध्र, लैपिस और चूना पत्थर चबूतरे हैं। निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हिमनद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में निम्न पहाड़ियों मैदानों में कैसे परिवर्तित होते हैं? इसका क्या रीज़न है? तो इसका मुख्य रीज़न है बच्चों, इसका मुख्य रीज़न है बर्फ अपने भार तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के साथ धीमी धीमी गति बहने लगती है। इसे गतिशील बर्फ से हिमानी अथवा हिमनदी कहते हैं। हिमनदी का कार्य ऊंचे पर्वत या पहाड़ियों तक सीमित रहता है। हिमनदी की उत्पत्ति ऊंचे पर्वत में हिम जमा होने के कारण ऐसा होता है। जब एक बड़े क्षेत्र में भारी मात्रा में हिम इकट्ठा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पर्वतीय ढालों तक किसी घाटी में मंद गति खिसकने लगती है। हिम को जैसे ही उच्च ताप मिलता है वह पिघलना शुरू कर देता है, जैसे हिमनगर भंग, हिमोड़, हिमस्ट्रव, हाँ, हिम निर्मित मैदान, एस्कर आदि। तो ये सारे हमारे इसके सॉल्यूशन हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो वो आप इसमें पूछ सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड होगा। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।